हाय एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। तो इन लास्ट लेक्चर हमने रेफरेंस एंड रिवीजन डिस्कस किया था। तो आज हम उसी के सीक्वेंस में ट्रांसफर ऑफ केसेस एंड एप्लीज डिस्कस करेंगे। तो बिफोर प्रोसीडिंग टू द लेक्चर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आपके अगर सीआरपी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि माई लॉ विजन एकेडमी, अगर आप फेसबुक पे इफ यू मार्क देन आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे कोई भी आपसे कोई आपकी क्वेरीज हो जो मैंने लेक्चर क्लास में डिस्कशन करा हो या नहीं भी करा हो, तो यू कैन आस्क मी रिलेटेड टू सीआरपीसी और एनी लॉ सब्जेक्ट। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ केसेस एंड अपील्स में प्रोसीड करने से पहले एक जनरल बैकग्राउंड मैं आपको दे देती हूँ कि केसेस ट्रांसफर क्यों होते हैं, ठीक है, और क्या रीजंस होते हैं। तो बेसिक रीज़न होता है कि अगर जो पार्टी होती है उसको लगता है कि उसको फेयर या इम्पार्शियल जजमेंट नहीं मिल पाएगा थ्रू द कोर्ट जहाँ पे केस इंस्टीट्यूट हुआ है, अगर वो केस दूसरी जगह पे इंस्टीट्यूट नहीं हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऐसा होता है कि चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो, ज़रूरी नहीं है एक ही कोर्ट के पास में हो, दो कोर्ट्स के पास भी होता है। तो जहाँ केस इंस्टीट्यूट हुआ है वहाँ से अगर कोई पार्टी चाह रही है, उसका कोई भी रीज़न है, उसको लगता है कि फेयर ट्रीटमेंट फेयर जजमेंट नहीं हो पाएगा, तो वो केसेस के लिए ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकती है। लेकिन इसके अलावा हम देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट की बात होगी और हाई कोर्ट की बात होगी, इवन सेशन जो कोर्ट की भी बात होगी, तो हम देखते हैं अपार्ट फ्रॉम द पार्टी इंटरेस्टेड, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अगर सुप्रीम कोर्ट की बात है तो ठीक है, तो वो एप्लीकेशन भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो प्लीड कर सकते हैं विदाउट एनी अथॉरिटी। एंड सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को पावर है कि वो ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। और अगर कोई पार्टी एप्लीकेशन मूव करती है, यानी कंप्लेनेंट, एक्यूज या पब्लिक प्रोसिक्यूटर एप्लीकेशन मूव करता है, तो उसके लिए उनको एफिडेविट पे एप्लीकेशन मूव करनी होगी। तो इसी तरीके से हम प्रोविजन डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग पावर्स हैं, 406 से लेकर 4112 तक हम डील करेंगे, और ट्रांसफ़र ऑफ केसेस चैप्टर 31 में दिया हुआ है। तो 406 में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट कैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, किस ग्राउंड पे कर सकता है। देन 407 इज रिलेटेड टू हाई कोर्ट। तो हम यहाँ पे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट जो है वो एप्लीकेशन अगर पार्टी इंटरेस्टेड मूव कर रही है या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एप्लीकेशन मूव कर रहा है, ठीक है, तब तो सुप्रीम कोर्ट एप्लीकेशन एंटरटेन कर सकती है, ठीक है, लेकिन वो सो मोटो नहीं कर सकती, अपने आप अपने ही इनिशिएटिव पे नहीं कर सकती है। उसके रीजंस व्हेन सेक्शन वाइज जब हम प्रोसीड करेंगे यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, देन हाई कोर्ट का अगेन यहाँ पे यही सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि हाई कोर्ट में जब ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन आती है तो वो हाई कोर्ट चाहे वो पार्टी करे चाहे वो एडवोकेट जनरल, जैसे कि हाई कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, तो चाहे वो एडवोकेट जनरल करे चाहे वो पार्टी इंटरेस्टेड करे बाय एफिडेविट, या फिर हाई कोर्ट सो मोटो भी कर सकती है। ठीक है, हाई कोर्ट को के पास खुद भी पावर है कि वो अपने ही इनिशिएटिव पे ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन को एंटरटेन करें। सिमिलरली 408 और 9 वी विल बी डिस्कसिंग पावर ऑफ सेशन जज। तो सेशन कोर्ट भी अपने ही इनिशिएटिव पे ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन एंटरटेन कर सकता है। तो 406 में हम देखेंगे ट्रांसफ़र का ग्राउंड। तो व्हेन यू विल रीड द सेक्शन when you will read your Baer Act, सबसे पहले आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है when it appears to the Supreme Court that it is expedient for the ends of justice। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज है ends of justice, तो जहाँ कहीं भी आपने बेयर एक्ट में सीआरपीसी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जब ends of justice लिखा होता है तो उसका मतलब होता है कि जब तक अगर जस्टिस नहीं हो पाएगा तभी वो काम होना है। यानी कि अगर छोटा मोटा कोई ग्राउंड बन रहा है तो वो एप्लीकेशन नहीं होगी, या जो भी रेमेडी है, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र की रेमेडी है। तो एंड्स ऑफ जस्टिस मतलब अगर ऐसा कुछ है
कि जस्टिस ही नहीं हो पाएगा, मिस कैरेज ऑफ जस्टिस होगा, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करेगी। क्योंकि यहाँ पे पावर बहुत बड़ी है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जब एक केस एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में कर रहा है तो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी बदल रही है, मतलब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मैटर जा सकता है। इतनी बड़ी पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। तो इतना जब बड़ी पावर दी है तो डिस्क्रिशन भी दिया है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो एप्लीकेशन एंटरटेन करे और चाहे तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे अगर ग्राउंड्स नहीं बन रहे हैं। यानी कि अगर कोई पार्टी है उसको लगता है कि फेयर और इम्पार्शियल जजमेंट होगा तो उसके पास रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए, उसके पास प्लस कोई और ग्राउंड्स होने चाहिए प्रूव करने के लिए। क्योंकि अगर एंड्स ऑफ जस्टिस सर्व नहीं हो रहा होगा तभी सुप्रीम कोर्ट जाके ये एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर परमिट करेगी। प्लस एक हाई कोर्ट से सिर्फ दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर नहीं होता है केस, यू विल रीड फ्रॉम वन क्रिमिनल कोर्ट सबऑर्डिनेट टू वन हाई कोर्ट टू अनदर क्रिमिनल कोर्ट सबऑर्डिनेट टू अनदर हाई कोर्ट। यानी कि अभी आप समझ रहे हैं कि वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, लेकिन जो क्रिमिनल कोर्ट के बीच में भी अगर ट्रांसफर होगा तो वो भी अलग अलग जुरिडिक्शन हो गया। यानी कि एक क्रिमिनल कोर्ट जो है वो समझ लीजिए हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के सबऑर्डिनेट है और एक क्रिमिनल कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद के सबऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये ट्रांसफर हो रहा है। तो ट्रांसफर काफी डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर इट इज नेसेसरी कि सुप्रीम कोर्ट को जब बिल्कुल लगता है कि फेयर और इम्पार्शियल, जब हम केस लॉस पढ़ेंगे तो उसके थ्रू हमें पता लगेगा। क्योंकि बेयर एक्ट में जो वर्ड है यहाँ पे 406 में कहीं पे भी फेयर एंड इम्पार्शियल ऐसे यूज नहीं करा है, बट थ्रू द इंटरप्रिटेशन ऑफ केसेस तो हमें समझ में आता है कि अगर फेयर एंड इम्पार्शियल जजमेंट का पॉसिबिलिटी होगी और प्रॉपरली जब पार्टी को बताना होगा रीजन, तभी जाके एप्लीकेशन ट्रांसफर होगा केस। ठीक है, देन सब क्लॉज 2 में हम देखते हैं कौन कौन एप्लीकेशन मूव कर सकता है। तो सबसे पहले लिखा है सबसे पहले लिखा होगा पार्टी इंटरेस्टेड या पार्टी इंटरेस्टेड बाय एफिडेविट। ये आप देख लीजिएगा, पार्टी इंटरेस्टेड पहले लिखा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लिखा है। व्हाट आई मीन टू कन्वे इज द कॉन्सेप्ट। तो पार्टी इंटरेस्टेड बाय एफिडेविट यानी कि चाहे वो कंप्लेनेंट हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, विक्टिम हो, या फिर इसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट भी करा हुआ है, वो ऐसा भी पर्सन हो सकता है जिसने एफआईआर लॉन्च करी हो, यानी इन्फॉर्मेंट हो। तो किसी किसी केस में हो सकता है कि विक्टिम और इन्फॉर्मेंट अलग अलग हो, इसीलिए इन्फॉर्मेंट को भी पावर दी गई है कि उसको लगता है कि एप्लीकेशन होनी चाहिए ट्रांसफर की, तो वो भी कर सकता है। बिकॉज यू नो कि जब इन्फॉर्मेंट होता है उसको विटनेस की तरह पे बुलाया जाता है तो उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि ज़्यादातर क्योंकि उसी ने ही एफआईआर लॉन्च करी होती है। तो यू नो एफआईआर को हम किस तरह से कॉरोबोरेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यू हैव रेड, वी हैव डिस्कस दिस इन प्रीवियस लेक्चर्स। जब मैंने एफआईआर डिस्कस करा था तो मैंने आपसे डिस्कस करा था कि एफआईआर इज नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, यानी कि एफआईआर जो कहता है वो उसका एविडेंस नहीं, वो अपने आप में एविडेंस नहीं है, लेकिन कहीं पे भी उसका कॉरोबोरेशन और कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। ठीक है, तो 154 जब हमने एफआईआर डिस्कस करा था देन मैंने आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, इसीलिए पार्टी इंटरेस्टेड में जिस पर्सन ने एफआईआर लॉन्च करी है, इन्फॉर्मेंट भी एप्लीकेशन मूव कर सकता है ट्रांसफर का। ठीक है, देन अटॉर्नी तो अगर पार्टी इंटरेस्टेड करेगा तो ऐसे नहीं कर सकता है, उसे एफिडेविट देनी पड़ेगी, आप डिस्कस। देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड देयर इज नो नीड ऑफ एफिडेविट फॉर दैट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए एफिडेविट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में एक केस मान लीजिए कि ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन मूव हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है और डिसमिस करता है एप्लीकेशन को। प्लस सुप्रीम कोर्ट को ये भी लगता है कि एप्लीकेशन वो कोर्ट को डिले करने के लिए या वेक्सेशियस, इट वॉज फ्रिवलियस क्लेम। ठीक है, फॉल्स क्लेम था, बेसलेस था एप्लीकेशन। फ्रिवलियस और वेक्सेशियस टर्म जो है वो आप देखेंगे बेयर एक्ट में यूज है। तो इसका मतलब है अगर एप्लीकेशन बेसलेस थी तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, 1000 का कॉम्पनसेशन 1000 का कॉम्पनसेशन मांग लेगा जिस पार्टी ने एप्लीकेशन मूव करी थी, तो उसको 1000 का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है,
Then some two case laws which I think is necessary so that you can understand transfer by Supreme Court. ठीक है, तो भैरू राम वर्सेस सीबीआई पहला केस है जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ. भैरू राम वर्सेस सीबीआई 2010 का केस है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज पे, अगर पार्टीज को लगता है कि उनके लिए ये कन्वीनियंट होगा कि इस हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर हो जाए या फिर उससे सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट से दूसरे सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट में केस ट्रांसफर हो जाए, तो इस कन्वीनियंस पे ट्रांसफर नहीं होगा. ऐसा भैरू राम वर्सेस सीबीआई में हेल्ड है. तो आपने अभी तक जो समझा है उसमें ट्रांसफर में ये समझा है कि अगर पार्टी को लगता है फेयर एंड इम्पार्शियल जजमेंट, या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लगता है फेयर एंड इम्पार्शियल जजमेंट हो जाएगा, बट यू हैव नॉट रेड दिस कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज. तो कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज अगर पार्टीज की कन्वीनियंस है तो कैसे ट्रांसफर ग्रांट हो सकता है, तो ये हम देखेंगे ललिता वर्सेस कुलविंदर कुमार. ठीक है, और आप वैसे भी देखेंगे 406 में कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज एंड विटनेसेस के बेस पे ट्रांसफर का डायरेक्टली प्रोविजन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केसेस के थ्रू इंटरप्रेट किया है. लेकिन 407 में जब हम पावर ऑफ हाई कोर्ट डिस्कस करते हैं तो यहाँ जनरल कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज, विटनेसेस एंड एंड्स ऑफ जस्टिस, तो ये डायरेक्टली ग्राउंड है 407 में. बिकॉज 407 में आप देखेंगे काफी वाइड पावर्स होती हैं हाई कोर्ट के पास में, विच यू विल बी अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो सेकेंड केस जो है, पहले केस में कह दिया कि किसी पार्टी के लिए ये कन्वीनियंट है कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में केस ट्रांसफर हो, तो उस पर एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर नहीं ग्रांट किया जाएगा. दिस वॉज हेल्ड इन भैरू राम वर्सेस सीबीआई. देन दूसरा केस आया ललिता वर्सेस कुलविंदर कुमार. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है कि पेटिशनर जो थी उसको कन्वीनियंस के ग्राउंड पे ट्रांसफर कर दिया था एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में. यहाँ पे क्या हुआ था, जो पेटिशनर थी शी वॉज अनेबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल. वो उनको कोर्ट में आने में काफ़ी एक्सपेंसेस पे करने पड़ते थे, एंड शी हैड 2 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो कि और वो बहुत बीमार भी रहती थी. तो पेटिशनर वॉज सिक ऑल्सो. तो यहाँ पे पार्टीज की कन्वीनियंस पे एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में केस ट्रांसफर कर दिया गया. ठीक है, नाउ हम डायरेक्टली प्रोसीड करते हैं 407 पे. तो 406 जब पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात होती है तो हमें सब ये जरूर याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इनिशिएटिव पे केस को ट्रांसफर नहीं कर सकता है. ठीक है, द रीजन बीइंग बिकॉज सुप्रीम कोर्ट अपार्ट फ्रॉम बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के पास में बहुत सारे जो ऐसे मैटर्स होते हैं इन द एक्सरसाइज ऑफ एपेलेट जुरिसडिक्शन एंड इन द एक्सरसाइज ऑफ रिट जुरिसडिक्शन. सुप्रीम कोर्ट इज ऑलरेडी, जजेस की स्ट्रेंथ लिमिटेड होती है, तो दे हैव ऑलरेडी ह्यूज बैकलॉग ऑफ वर्क. ठीक है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये अब इतना नहीं वर्क दिया है ट्रांसफर से रिलेटेड कि वो अपने इनिशिएटिव पे ही केस ट्रांसफर करें. एंड प्लस देयर इज वन मोर रीजन, क्योंकि यहाँ पे बात उसी सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन कितना बड़ा है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट्स होल इंडिया. तो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तक की बात है. एक क्रिमिनल कोर्ट अगर एक हाई कोर्ट में तो दूसरे क्रिमिनल कोर्ट, यहाँ तक इतना लंबा ट्रांसफर हो सकता है. तो इसीलिए यहाँ पे माना गया है कि इस इतना इम्पार्शियल इंक्वायरी, प्लस ये भी माना गया है कि एक हाई कोर्ट के जज जो है वो इतना फेयर होंगे ही, और उनकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी पे कम डाउट है. तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं कहा गया कि वो अपने इनिशिएटिव पे सो मोटो एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर देखें. ठीक है, दिस एक्सप्लेनेशन आई एम टेलिंग यू बिकॉज एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि नहीं, सो मोटो किसके पास पावर है, तो इफ यू आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम और इवन सेकेंड टाइम, तो यू विल स्किप द आंसर. आपको याद नहीं रहेगा कि किसके पास सो मोटो है किसके पास नहीं, तो यू विल अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट. ठीक है, देन हम डायरेक्टली आ रहे हैं पावर ऑफ हाई कोर्ट. बिफोर प्रोसीडिंग सेक्शन वाइज आई वुड लाइक टू टेल कि हाई कोर्ट के पास सिर्फ ये पावर नहीं होती कि वो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, जो हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन एक स्टेट में होता है, तो वो अपने से सबऑर्डिनेट कोर्ट के बीच में ट्रांसफर करे. सिर्फ इतना ही पावर नहीं है 407 में. 407 इज वेरी वाइड. तो यहाँ पे
जो हम फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी और कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज थ्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ केसेस 406 में पढ़ रहे थे, यहाँ पे डायरेक्टली हम देखते हैं सेक्शन में लिखा हुआ है ग्राउंड्स फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी, जनरल कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज विटनेसेस एंड एक्सपीडिएंट फॉर एंड्स ऑफ जस्टिस। तो 40 आप कंपेयर करिएगा तो एंड्स ऑफ जस्टिस वर्ड सिर्फ यहाँ पे 406 में लिखा है एंड जनरल कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज एंड विटनेसेस डायरेक्टली नहीं लिखा है, वो हमने केस लॉ के थ्रू इंटरप्रेट किया है, या केस लॉ सुप्रीम कोर्ट ने जब कोई वर्डिक्ट दिया है तो उसके थ्रू वी आर इंटरप्रिटेटिंग सेक्शन 406। तो यहाँ पे ये सब डायरेक्टली सेक्शन में लिखा है। देन इसके अलावा एक और ग्राउंड सेक्शन में लिखा है क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ अनयूजुअल डिफिकल्टी। तो मतलब यहाँ पे ट्रांसफर की हम बात आप अभी ट्रांसफर से रिलेटेड समझिए, लेकिन ट्रांसफर से ही रिलेटेड कितने सारे ग्राउंड्स हैं। फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी वहां पे भी है बट नॉट डायरेक्टली इन द सेक्शन, इसीलिए व्हेन यू विल राइट द सेक्शन इन मेंस के क्वेश्चन में अगर आता है तो आप यहाँ पे ग्राउंड्स में लिखेंगे फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ अनयूजुअल डिफिकल्टी। अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ यूजुअल डिफिकल्टी इज लाइकली टू अराइज इन कोर्ट सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट, तब भी हाई कोर्ट एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में केस ट्रांसफर कर सकता है। तो एज आई ऑलरेडी डिस्कस, हाई कोर्ट के पास सो मोटो पावर भी होता है, यानी कि अपने ही इनिशिएटिव पे वो ट्रांसफर कर सकता है अपार्ट फ्रॉम एडवोकेट जनरल और पार्टी इंटरेस्टेड। ठीक है, ये इतने तो ग्राउंड्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो मैं आपसे पहले कह रही थी, जो पावर ऑफ हाई कोर्ट है वो सिर्फ 407 में ट्रांसफर की बात नहीं करी गई है। 407 में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ना सेशन कोर्ट में मिलेगी ना आपको सुप्रीम कोर्ट में मिलेगी। तो हाई कोर्ट के पास कुछ स्पेशल पावर है 407 में, एंड दिस पावर इज कि अगर किसी क्रिमिनल कोर्ट के पास में टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं है, तो सीआरपीसी में टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कहाँ से डिटर्मिन होती है, हम देखेंगे सेक्शन 177 से, आई थिंक इट इज चैप्टर 13, तो 177 से 185 में टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में दिया है। और जब हम दो टाइप की जुरिडिक्शन होती है, एक होती है कौन सा कोर्ट कॉम्पिटेंट है अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, तो शेड्यूल आपने देखा है सीआरपीसी का, डू नॉट गेट कंफ्यूज। ठीक है, शेड्यूल आपने देखा है, उसमें क्या क्या चीजें लिखी होती हैं कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, कौन सा कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, देन कौन सा कोर्ट कौन से ऑफेंस को ट्राई कर सकता है। तो ऑफेंस से रिलेटेड जुरिडिक्शन भी आपको मिलता है शेड्यूल से। यानी कि मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, जैसे थेफ्ट है, तो थेफ्ट जो है वो कोई भी मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है, सेशन कोर्ट भी कर सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी कर सकता है, सीजेएम भी कर सकता है, एनी मजिस्ट्रेट कैन ट्राई। बट रॉबरी जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास नहीं कर सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर सकता है। सिमिलरली डकैती कोई और कोर्ट ऑफ सेशन से नीचे कोई कोर्ट नहीं कर सकता, यानी कि डकैती के लिए कोर्ट ऑफ सेशन कर सकता है पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इवन सीजीएम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो जुरिडिक्शन फिक्स है जो शेड्यूल में दिया, दैट जुरिडिक्शन इज फिक्स। उसके साथ में 407 कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रहा। बट 407 क्या कह रहा है, 407 में ये कह रहा है कि अगर आई विल एक्सप्लेन यू सेक्शन वाइज ऑल्सो, बट पहले आप ऐसे समझ लीजिए, अगर किसी कोर्ट के पास में टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं है जो कि डिटरमिन होती है फ्रॉम सेक्शन 177 टू सेक्शन 185 सीआरपीसी, तो हाई कोर्ट को अगर लगता है कि ये सारे ग्राउंड्स हैं, यानी कि फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी हो सकती है उस कोर्ट में, या कोई अनयूजुअल डिफिकल्टी का क्वेश्चन अराइज हो सकता है, या पार्टीज के लिए इनकन्वीनियंस हो जाएगी, तो हाई कोर्ट दूसरे ऐसे कोर्ट को, भले ही उसके पास टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं है, उसको जुरिडिक्शन कन्फर कर देगा इफ ही इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच ऑफेंस। मतलब सपोज अगर यहाँ पे बात हम कर रहे हैं रॉबरी केस की, तो रॉबरी केस के लिए मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कॉम्पिटेंट है, तो दो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं। ठीक है, तो एक के पास में अगर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं है, तो अगर कोर्ट चाहता है कि इस कोर्ट में ट्रांसफर हो जाए जिसके पास टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं है बट ही इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, यानी वो रॉबरी का केस ट्राई कर सकता है, तो कोर्ट उसको ये केस ट्राई करने के लिए अलाउ कर देगी। ठीक है, अब मैं सेक्शन वाइज इसको डिस्कस कर लेती हूँ, यू विल अंडरस्टैंड। तो 407 के सब सेक्शन 1 में जब आई आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि हाई कोर्ट कैन ट्रांसफर अ केस एंड ऑर्डर एनी ऑफेंस टू बी ट्राइड
by any court not qualified under section 177 to 185, ठीक है, जिसका मतलब है not having territorial jurisdiction, ठीक है, but which is otherwise competent to try such offence, ठीक है. If you will read the Bare Act, you will understand. तो जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि टेरिटोरियल जुडिक्शन भले ही उस कोर्ट के पास में नहीं है, पर अगर ऐसा लगता है कोर्ट को कि अगर वहां पे फेयर इंक्वायरी हो जाएगी, अगर वहां पे केस ट्रांसफर हो, भले ही उसके पास टेरिटोरियल जुडिक्शन नहीं है, इफ ही इज अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू ट्राई द ऑफेंस अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल. तो एक बार आप शेड्यूल यू मस्ट ऑलवेज रिफर, सीआरपीसी के पीछे शेड्यूल है, दैट यू मस्ट ऑलवेज रिफर व्हाइल स्टडीइंग सीआरपीसी, ठीक है. यू विल अंडरस्टैंड दिस. नाउ हाई कोर्ट का हमने एक प्रोविजन जो अलग, अच्छा यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक जुरिडिक्शन कन्फर भी कर रहा है हाई कोर्ट ऐसे कोर्ट के पास जिसके पास वो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं है. तो ये आप देख रहे हैं कि काफी अलग पावर है, अपार्ट फ्रॉम ट्रांसफर जो हमने 406 और आगे हम सेशन कोर्ट में पढ़ेंगे तो काफी अलग है. तो ये पावर सिर्फ हाई कोर्ट के पास में है, ठीक है. नाउ इसके अलावा हाई कोर्ट के पास में क्या पावर है, ये हम देख लेते हैं. तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, इसी के 407 सब क्लॉज 1 के 2 में पढ़ेंगे आप, कमिटमेंट ऑफ केस फॉर ट्रायल टू सेशन जज. इसका मतलब है कि अगर कोई सेशन कोर्ट है उसके पास में वो केस अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल नहीं आना चाहिए, या वो सेशन कोर्ट के पास में जुरिडिक्शन नहीं है, तो हाई कोर्ट को अगर लगता है कि उस सेशन कोर्ट में फेयर और इम्पार्शियल हियरिंग अगर दूसरे कोर्ट में हो रहा है तो फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी, सॉरी, अगर उस कोर्ट में हो जाएगा तो फेयर और इम्पार्शियल इंक्वायरी हो जाएगी या ट्रायल हो जाएगा, ठीक है. तो हाई कोर्ट क्या करेगा, कमिटमेंट कर देगा केस का उस सेशन कोर्ट के पास में, ठीक है. यू विल अंडरस्टैंड इट लाइक दिस. अगर आप रिवाइज करें थोड़ा सा, तो जब हमने ट्रायल पढ़ा है सेशन कोर्ट का, तो आई टोल्ड यू कि हाई कोर्ट सेशन कोर्ट के पास में किसी भी केस को कॉग्निजेंस लेने का पावर नहीं होता है, ठीक है. दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 193. लेकिन जब भी कोई केस ऐसा होता है जो एक्सक्लूसिवली सेशन कोर्ट को ट्राई करना है, तो क्या करेगा, उससे जो छोटा मजिस्ट्रेट होता है, यानी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है, उसके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, वो इस केस का कॉग्निजेंस लेगा और फिर वो उसको सेशन कोर्ट को केस सेंड कर देगा. तो कमिटमेंट कर देगा, कौन कर देगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर देगा या सीजीएम कर देगा, ठीक है, या केस को सेशन कोर्ट के पास में. लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट को पावर भी दी गई है कि वो कमिटमेंट ऑफ केस कर सकता है फॉर ट्रायल टू सेशन कोर्ट, ठीक है. कोई ऐसा केस जहाँ पे फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी से रिलेटेड ग्राउंड बन रहा हो, ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ अनयूजुअल डिफिकल्टी से ग्राउंड बन रहा हो, ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ जब हाई कोर्ट के पास में इसके अलावा ये पावर भी होती है कि वो अपने से जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वहां से केस ट्रांसफर करके अपने कोर्ट में ले आए, मतलब हाई कोर्ट खुद भी उसको ट्राई कर सकता है, यानी सिर्फ वो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर नहीं कर सकता है, वो खुद भी ट्राई कर सकता है. तो जब वो खुद ट्राई करेगा केस को, तो हाई कोर्ट को कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना होगा, ये उसके बारे में बात है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट में जब ट्रायल होता है तो वो कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट होता है, जनरल रूल. तो जनरल रूल इफ यू रीड सेक्शन 474 ऑफ सीआरपीसी, तो वहां पे है कि हाई कोर्ट वो प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा जो कि जो कि कोर्ट ऑफ सेशन करता है. लेकिन अगर हाई कोर्ट किसी जैसे सपोज अगर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से केस को ट्रांसफर करवाता है अपने कोर्ट में ट्राई करने के लिए, हाई कोर्ट में ट्राई करने के लिए वो जुडिशियल फर्स्ट क्लास से ट्रांसफर कराता है, तो वो कोर्ट ऑफ सेशन का प्रोसीजर नहीं अडॉप्ट करेगा, वो प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का. क्योंकि नॉर्मल रूल क्या है, वो कोर्ट ऑफ सेशन का प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा, दैट इज गिवन अंडर 474 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी. बट यहाँ पे 407 में अगर वो केस को वहां से ट्रांसफर करवा के अपने कोर्ट में लेता है और ट्राई करता है, तो उसको वो प्रोसीजर अडॉप्ट. सो दिस इज गिवन अंडर क्लॉज 8, ठीक है.
नाउ देयर आर सम प्रोविजंस लेफ्ट, यस। अच्छा, जब हाई कोर्ट अपने से सबॉर्डिनेट कोर्ट के बीच में ट्रांसफर करवाता है केस, तो अगर वो कोर्ट सेम सेशन डिवीजन में है तो हाई कोर्ट वो ट्रांसफर नहीं करेगा, जब तक नहीं करेगा जब तक उस केस, क्योंकि अगर सेम सेशन डिवीजन में है तो वो केस लॉफुली जाना चाहिए सेशन कोर्ट को, तो वो तब तक ट्रांसफर नहीं करेगा अगर एप्लीकेशन पहले सेशन कोर्ट के पास नहीं गई हो या रिजेक्ट गई हो और रिजेक्ट हो गई हो। ठीक है, यानी कि अगर सेम सेशन डिवीजन के बीच में ट्रांसफर की बात है तो अगर पार्टी इंटरेस्टेड है या फिर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट चाहता है कि ट्रांसफर एप्लीकेशन मूव हो, तो उनको करना क्या होगा, उनको पहले सेशन कोर्ट में जाना चाहिए और अगर वहां से रिजेक्ट हो जाए तब उन्हें हाई कोर्ट में जाना चाहिए। तो हाई कोर्ट इसीलिए ऐसा कोई ट्रांसफर सेम सेशन डिवीजन में तब तक नहीं करेगा जब तक कि एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में ना मूव हुई हो, वहां रिजेक्ट ना हुई हो। तो दिस इज गिवन अंडर प्रोविजो टू सब क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 407। ठीक है, देन कॉम्पनसेशन की बात होती है, फ्रिवलियस एंड वेक्शियस क्लेम आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, 406 में भी हमने डिस्कस करा था, तो यहाँ पे भी सेम कॉम्पनसेशन इम्पोज हो जाएगा 1000 रुपीज। ठीक है, लेकिन सेशन कोर्ट में जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो देखेंगे ये कॉम्पनसेशन 1000 नहीं रहेगा, ये 250 हो जाएगा। ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड दिस। देन सब क्लॉज 5 ऑफ 407 सेज कि अगर पार्टी इंटरेस्टेड में, जैसा आप जानते हैं पार्टी इंटरेस्टेड में कंप्लेनेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, विक्टिम, एक्यूज्ड कोई भी हो सकता है, तो अगर एक्यूज्ड एप्लीकेशन मूव करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक नोटिस राइटिंग में देनी होगी और जो हाई कोर्ट है वो एप्लीकेशन पे तब तक फेवर में ऑर्डर नहीं देगा ट्रांसफर के जब तक कि 24 घंटे ना हो जाए उस नोटिस के। ठीक है, जब तक 24 घंटे पूरे ना हो जाए बिटवीन द नोटिस एंड हियरिंग ऑफ द केस। ठीक है, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस इफ यू विल रीड सब क्लॉज 5। ठीक है, नथिंग इसमें प्रोसीजर की बात है बस। देन सो मोटो कर सकता है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। Then 407 is almost complete, but I must be discussing with you some more points. जैसे कि फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी वी हैव रेड, तो यहाँ पे कोर्ट्स ने ये भी हेल्ड किया है, जब हाई कोर्ट की पावर को इंटरप्रेट किया है तो ये भी हेल्ड करा है कि कोई भी पार्टी जो है वो अनरीजनेबली या इम्प्रैक्टिकली ये नहीं सोच सकती है कि जजेस की इंटीग्रिटी पे जबरदस्ती डाउट नहीं करेगी। अगर कोई रीजन कुछ बन रहा होगा प्रॉपर, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि अगर एक्यूज्ड का कोई रिलेटिव वो जज है तो इस तरह का कोई रीजन बन रहा होगा तब वो ट्रांसफर एप्लीकेशन मूव कर सकता है। और यहाँ पे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स और दे सकती हूँ थ्रू केस लॉ। यहाँ पे आपको केस लॉ याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा उसके हेल्ड क्या हुआ है वो जानना जरूरी है। तो अगर एक कोई केस ऐसा है जहाँ जो कि कंप्लेंट केस पे भी इंस्टीट्यूट हुआ हो और पुलिस केस पे भी इंस्टीट्यूट हुआ है, यानी कि कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर मैंने जब आपसे पहले शायद कंपाउंडिंग डिस्कस किया था या फिर डबल जेओपार्डी डिस्कस किया था, तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था कि जैसे अगर एक केस हुआ है एफरे का, तो एफरे का केस हो गया पुलिस रिपोर्ट पे, लेकिन अगर जिस इंसान के साथ में एफरे हुआ है वो अगर इंजर्ड हुआ है तो वो कंप्लेंट केस पे कि मेरे साथ में ग्रीवियस हर्ट हुआ है, तो वो एक एप्लीकेशन वो कंप्लेंट केस पे केस इंस्टीट्यूट कर सकता है। तो दो केस हो गए, एक हो गया एफरे पे और एक हो गया ग्रीवियस हर्ट पे। तो अगर सेम फैक्ट्स पे दो केस इंस्टीट्यूट हुए हैं, एक कंप्लेंट केस पे और एक हुआ है पुलिस केस पे, तो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज, जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज और विटनेसेस ग्राउंड है, तो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टी कि जहाँ पे पुलिस केस हियर हो रहा हो और एक ही जहाँ पे केस ट्राई हो जाए, तो इसीलिए भी ट्रांसफर एप्लीकेशन हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कितना वाइड पावर है 407 में। तो दिस की कोर्ट्स ने क्या प्रॉपर हेल्डिंग किया है ये आप फर्स्ट टाइम में मत पढ़िएगा, पहले आपको पावर्स पता होना चाहिए, सेक्शन में क्या दिया है, बेयर एक्ट में क्या दिया है, उसी के बाद में आप इसके फुट नोट्स में भी देखेंगे, यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, जनरल कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज विटनेसेस वी हैव डिस्कस। अच्छा, अगर किसी पार्टी को लगता है, यानी कि विक्टिम को लगता है कि विटनेसेस जो है
अगर इस कोर्ट में केस रहा तो विटनेसेस प्रॉपरली एविडेंस नहीं दे पाएंगे, ठीक है, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना फंक्शन नहीं डिस्चार्ज कर पाएगा इम्पार्शली, तो ये सब ग्राउंड्स पे केस बन जाता है ट्रांसफर का, ठीक है। सो यू नीड नॉट गो इनटू मच डिटेल, क्योंकि ट्रांसफर से ज्यादातर तो प्रीलिमिनरी से क्वेश्चन आता है, कभी कभी मेंस में आता है, बट आपको क्योंकि प्रिपेयर रहना चाहिए इसलिए आपको सारे प्रोविजंस पढ़ने हैं, ठीक है। बट प्रीलिमिनरी से काफी क्वेश्चन आता है यहाँ पे, जो जैसे मैंने सो मोटो वाला आपसे डिस्कस करा है, ये कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नहीं ले सकता, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ले सकता है, तो दैट विल कम इन एग्जामिनेशन। तो हाई कोर्ट का वी हैव डिस्कस। नाउ वी आर डायरेक्टली कमिंग टू पावर ऑफ सेशन जज रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ केसेस एंड अपील्स। तो 408 में वो पावर डिस्कस है। 408 में द वर्ड यूजेस एंड्स ऑफ जस्टिस, और 407 में you see that fair and impartial inquiry, then question of law of unusual difficulty, general convenience of parties and witness, ये सारे ग्राउंड्स पहले क्लॉजेस में सब ABC करके दिए होंगे। तो वन क्लॉज में कुछ ऐसा एग्जैक्टली नहीं दिया है, बट 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्लॉज जो 407 में है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा सेशन कोर्ट के ट्रांसफर से रिलेटेड प्रोविजन में, ठीक है। अगर सेशन कोर्ट कोई ट्रांसफर करता है, सेशन कोर्ट कौन से केसेस ट्रांसफर करेगा, जो कि उसी के सेशन डिवीजन में केसेस एप्लीकेशन मूव होती है। तो हमने पढ़ा है कि कोई अगर सेम सेशन डिवीजन में ट्रांसफर का एप्लीकेशन मूव कर रहा है क्रिमिनल केस का, तो हाई कोर्ट पहले उसको एंटरटेन नहीं करेगा जब तक कि वो एप्लीकेशन सेशन जज में हुआ हो और रिजेक्ट हो गया हो। तो पहले प्रोसीजर क्या है आपके पास कि सेशन कोर्ट को आप मूव करिए, तो सेशन कोर्ट पे इसी तरह से सेशन कोर्ट के पास में पावर है ट्रांसफर का। कॉम्पनसेशन आई हैव टोल्ड यू व्हाइल डिस्कसिंग 407 कि कॉम्पनसेशन यहाँ पे वेक्सेशियस और फ्रिवलेस यानी बेसलेस क्लेम अगर किसी ने करा है, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर डिसमिस कर देता है कोर्ट, और लगता है कोर्ट को कि बेसलेस क्लेम है या फिर कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन मूव हुई है, तो वो कॉम्पनसेशन इम्पोज करते हैं। तो यहाँ पे कॉम्पनसेशन रिड्यूस हो गया है, इट इज 250 रुपीज, ठीक है। तो 408 आई होप आपको समझ में आएगा। 408 में ज्यादा कुछ है नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो है वो प्रोविजन एग्जैक्टली हाई कोर्ट से मिलता है। देन बाकी प्रोविजन सेम रहेगा। क्लॉज 2 में जैसे कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट एप्लीकेशन मूव कर सकता है, तो उसको एफिडेविट की जरूरत नहीं है। पार्टी इंटरेस्टेड कर सकती है तो वो एफिडेविट पे करेगी। देन सो मोटो भी हो सकता है, तो सेशन कोर्ट में भी सो मोटो हो सकता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो नहीं होगा, ठीक है। देन 400 इसको हम रीड करेंगे 412 के साथ में। तो जब अभी तक आप देख रहे थे, जब ट्रांसफर की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट केसेस को ट्रांसफर करता है या हाई कोर्ट केसेस को ट्रांसफर करता है, तो वो रीजंस नहीं देता है, वो रिकॉर्डिंग पे रीजंस नहीं देता है। लेकिन अगर सेशन कोर्ट केस ट्रांसफर करता है तो सेशन कोर्ट रीजंस देगा कि क्या रीजंस है ट्रांसफर देने के, तो वो 4012 में रीजंस देगा। बल्कि आगे जब हम विड्रॉल भी पढ़ेंगे, विड्रॉल 408 से लेकर 4011 तक जो भी प्रोविजन है, सब में सारे जो कोर्ट सेशन कोर्ट से शुरुआत होगी, सारे कोर्ट अगर कोई भी ट्रांसफर या विड्रॉल जो भी करते हैं तो उनका उसको रीजन देना पड़ेगा। तो किसको रीजन नहीं देना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रीजन नहीं देना पड़ेगा, लेकिन सेशन कोर्ट अगर कोई ट्रांसफर करता है तो उसको रीजन देना पड़ेगा। कहाँ लिखा है? अंडर सेक्शन 412 412, ठीक है। 409 इज ऑल्सो रिलेटेड टू सेशन जज का पावर, लेकिन ये है विड्रॉल एंड रिकॉल ऑफ केसेस से रिलेटेड है। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस की बात करी है जो सेशन कोर्ट अंडर सेक्शन 194 ऑफ CRPC अपने से जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, यानी कि सेशन कोर्ट एडिशनल सेशन जज को और असिस्टेंट सेशन जज को अगर कोई केस दे देता है ट्राई करने के लिए, मेक ओवर कर देता है कोई केस की वो ट्राई करें, लेकिन ट्रायल के पहले अगर सेशन कोर्ट को लगता है कि वहां पे इंक्वायरी सही नहीं हो पाएगी, ट्रायल सही नहीं हो पाएगा, तो फिर सेशन कोर्ट वहां से केस विड्रॉ कर सकता है या रिकॉल कर सकता है और खुद ट्राई कर सकता है। तो ये दिस इज गिवन अंडर 409। तो विड्रॉल ऑफ केसेस एंड रिकॉल ऑफ केसेस एंड अपील्स बाय सेशन जज, ठीक है। तो ये कब हो सकता है? एट एनी टाइम बिफोर ट्रायल, यानी कि 194 में जब सेशन कोर्ट अपने से सबऑर्डिनेट कोर्ट, असिस्टेंट सेशन जज या एडिशनल सेशन जज को जब केस मेक ओवर करता है
और ऐसा टाइम जब उन्होंने एडिशनल सेशन जज ने केस को ट्राई ना करा हो, मतलब वहां पे केस ट्राई ना करा हो, या अपील की बात है तो अपील की हियरिंग ना शुरू हुई हो, तब तक सेशन कोर्ट के पास 409 के अंदर पावर रहती है कि केस को वो रिकॉल कर ले या विड्रॉ कर ले, ठीक है। और फिर उसको वो खुद भी ट्राई कर सकता है, और वो चाहे तो दूसरे कोर्ट को मेक ओवर कर सकता है, यानी एक असिस्टेंट सेशन कोर्ट से वो दूसरे असिस्टेंट सेशन कोर्ट को केस मेक ओवर कर सकता है वहां से रिकॉल करवाने के बाद में। तो ये 409 में पावर दिया है। देन 410 इज ऑल्सो एग्जैक्टली सिमिलर, बस उसमें फर्क है विड्रॉल एंड रिकॉल का सेम प्रोविजन है, लेकिन यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात है, यानी विड्रॉल एंड रिकॉल ऑफ केसेस बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैसे विड्रॉ और रिकॉल करता है केसेस को? सेम प्रोविजन 192 में आप जानते हैं कि सीजीएम जो होता है वो अपने से छोटे मजिस्ट्रेट यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास को कोई केस मेक ओवर कर सकता है अंडर सेक्शन 192, कोई केस दे सकता है कि वो ट्राई कर लें। लेकिन जब तक वहां ट्रायल अगर वहां ट्रायल नहीं शुरू हुआ है तो सीजीएम चाहे तो वहां से केस को रिकॉल कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। सिमिलरली 192 का सब क्लॉज 2 में जेएम फर्स्ट क्लास भी केस को मेक ओवर अगर करता है अपने से छोटे कोर्ट को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को, तो वो भी केसेस को रिकॉल कर सकता है, ठीक है। बट एनी टाइम बिफोर द ट्रायल, एनी टाइम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल और एनी टाइम बिफोर द हियरिंग ऑफ अपील, ठीक है। तो ये 4110 में दिया है। देन 411 talks about withdrawal and recall of not withdrawal, making over and recall of cases by executive magistrate। तो यहीं पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर कोई केस मेक ओवर करता है अपने से सबऑर्डिनेट कोर्ट को तो वो भी रिकॉल कर सकता है, ठीक है। तो 411 इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। 409 एंड 410 तो इसका कभी कभी सेक्शन भी पूछा जा सकता है कि विड्रॉल एंड रिकॉल ऑफ केसेस सेशन जज का किस में है, तो यू विल से 409। देन विड्रॉल एंड रिकॉल ऑफ केसेस जुडिशियल मजिस्ट्रेट का किस में है, तो यू शुड रिमेंबर 410। तो ऐसे आपको याद रहेगा। अगर आप 408 और 409 जो दोनों ही पावर ऑफ सेशन कोर्ट के से डील करता है तो आप साथ में पढ़ें। तो 408 में क्या है, पावर ऑफ सेशन कोर्ट रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ केसेस एंड अपील्स, एंड 409 इज विड्रॉल एंड रिकॉल ऑफ केसेस, ठीक है। तो अगर विड्रॉल का भी 409 में भी सेशन कोर्ट जो भी ऑर्डर देता है उसको उसके रीजंस रिकॉर्ड करने, रीजंस इन राइटिंग देने पड़ेंगे, रिकॉर्ड करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 412, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया हो, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज आस्क मी क्वेरीज। यू कैन आस्क मी, आप मुझसे चाहें तो मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझसे, माय विजन लॉ अकेडमी पे भी मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।